हेलो दोस्त, एक शुरुआत रेलवे सीबीटी 2024 के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज। उसमें आज बात कर रहे हैं संवैधानिक विकास एंड विशेषता, और देखेंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है इसमें थंबनेल में ही, कि एलपी टेक्नीशियन, जेई, आपका एनटीपीसी, लेवल 1 ग्रुप डी, पैरामेडिकल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पैरामेडिकल, जहाँ से मिलेगा इसमें हम टॉपिक में कवर करते जाएंगे चैप्टर वाइज। कुछ नहीं कवर होगा उसको आपको वेबसाइट पे ही डालेंगे, और वेबसाइट से आपको देखने में मिलेगा कि फ्री में कैसे पढ़ा जाता है। कोई फी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये बुक में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं अगर आप रास्ते में हैं, आते जाते हैं, आजकल थोड़ा सोते वक्त भी लोग पढ़ते हैं, तो उस समय आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी मिलेगा। बाकी आप घर पे आराम से एजुकेशन कर रहे हैं उस समय तो ज़्यादा इसका महत्व नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बुक में भी यही टॉपिक मिलती है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ते वक्त एक ध्यान में आपको ये रखना चाहिए कि ये VVI है, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न में रेलवे के आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे की एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी और उसके बारे में सेव रहता है। इतना कहना काफ़ी है, और सारे जितने भी प्रश्न होंगे सारे हिंदी में होंगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो में खाली आज शॉर्ट में चलेंगे, खाली आपको आंसर बोलते जाएंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे। वो बाद में जैसे जैसे आपकी क्वायरी आएगी बढ़ते जाएंगे। शुरुआत तो किसी चीज़ को करना होता है ना। तो देखिए, हमने पिछली बार क्या किया था, 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा। पिछली बार मैंने एक मेहनत किया था मैंने अपना, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया था हिस्ट्री ऑफ DFCCI एंड इंडियन रेलवे, जिसमें क्वेश्चन को हमने बना के आपके साथ अच्छा से शेयर किया था। लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आया था और काफ़ी लोगों ने इसे देखा था। तो ये हमने इंस्टा मोजो पे किया था, अपने मेल आईडी से करके इसको डाला था। तो बहुत लोगों ने दिया भी था, कुछ लोगों को बेनिफिट भी हुआ था। एक बार मैं ऐसे करके दिखा दूं तो आपको दिख जाएगा यहाँ नीचे में प्रोडक्ट में, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCI। उसके अलावा भी हमने वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन वगैरह का कुछ कुछ किया था। कुछ आपके लिए PDF भी बनाया था NTPC वगैरह का, तो NTPC भी लगाएंगे। अगर बाद में फ्यूचर में सक्सेस हुआ तो मैं इसको PDF बनाऊंगा। अभी PDF के टर्न में हम नहीं जा रहे हैं, नहीं किसी से पैसे लेने के मूड में जा रहे हैं, नहीं मैं एडवर्टाइजमेंट के मूड में है। अभी हम लोग क्या करना है, फ्री में पढ़ना है, और सही में कैंडिडेट को गाइड मिला। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट भी खोला था, हालांकि वेबसाइट इतना पॉपुलर नहीं है, www.railwaylife.com। इसमें हमने अपने पोस्टों को डालते गए हैं। उसी तरह ये भी आपका जीके वाला टॉपिक चैप्टर वाइज डालते जाएंगे। इस चैप्टर में 54 क्वेश्चन है, इस 54 क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगले चैप्टर 2 में अलग पोस्ट होगा, उसको आप पढ़िएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, और प्रश्न देखते जाइएगा। अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है, कुछ आंसर भी गलत होंगे। अभी हमने क्वेश्चन पेपर नेट पे जो अवेलेबल है उसमें से डाटा लिया है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। देखिए, इसमें हम अब नहीं मना नहीं कर सकते, ये अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें इश्यू होगी। अगर ये आपने, कुछ लोगों को कमेंट आता है कि ये मुझे मिलता नहीं है, तो देखिए ये सब तो आपको ढूंढने के तरीका होना चाहिए, और आप इसे बुक मार्क भी कर सकते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है। अगर ब्राउज़र व्यू में आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए डेट बाय डेट हमने इसमें सेट कर रखा है ब्लॉग का। जो आप ढूंढना चाहते हैं यहाँ से ढूंढ के शुरू से लेके अभी तक 2017 से जो भी पोस्ट है वो मिल जाएगा, और 2024 का 22 पोस्ट है वो भी मिल जाएगा। बढ़ने वाला है, थोड़ा सा मैं इस पर एक्टिव कर रहा हूँ आपके लिए। तो फ्री का तो तरीका आपको मिल गया, इसके आपको देख लीजिएगा अपने तरीके से। ये मैं अभी बंद करता हूँ। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आता है कि मैं PDF कैसे बनाया हूँ। PDF कोई हमने बाजारी मूल्य से, ना इतना मेरे पास टाइम है, ना मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। बस सिंपल सा एक पेज में लिया और टाइप कर दिया, डाल दिया क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं हाईलाइटेड नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ना टाइम है, ना कलरफुल कर सकता हूँ, ना बहुत कर सकता हूँ। टाइम लिमिटेशन का इशू है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जीके के मन में क्यों आया, मेरे मन में ख्याल, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बताऊं कि एक कॉमन आदमी के लिए सबको होता है कि जनरल अवेयरनेस। हर एग्ज़ाम में कोई भी हो 20 से 40 क्वेश्चन, LP हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो आपका, और NTPC हो, लेवल 1 ग्रुप डी हो, पैरामेडिकल हो, सब में ये जीके का क्वेश्चन रहता है। और ध्यान देने की बात है कि जीके का क्वेश्चन बनाने में दूसरी बेनिफिट है, समय कम लगता है। तो बोलिएगा कि विद्यार्थी को समय कम लगता है तो आपको क्या बेनिफिट है।
तो मुझे भी बेनिफिट है। तीसरे नंबर पे बताऊंगा कि इसको हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति को वेबसाइट पे जीके के क्वेश्चन टाइप करना बहुत आसान है। आप मैथ का क्वेश्चन टाइप करेंगे तो आपको फार्मूला बहुत सारे चीज़ें उसमें सही से लिखाएगा नहीं। रीजनिंग के टाइप करेंगे तो वो आपका आंसर का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से नहीं हो पाएगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टी है। साइंस का करेंगे तो साइंस में भी कुछ पिक्चर डालने होंगे, वो बहुत बढ़िया से वेबसाइट पे नहीं आएगा। और कई सारी चीज़ों करेंगे तो उसको आपको वेबसाइट पे लाने में बहुत मेहनत की ज़रूरी पड़ती है और हाई लेवल का आपका स्किल और हाई लेवल टाइम सब कुछ चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको किया है। पहले एसएससी का भी हमने इसी वेबसाइट पे डाल रखा है, 25 शिफ्टों का जीके जीएस हमने डाल रखा है, पूरा 25 शिफ्टों का वेबसाइट वही www.railwaylifelp.com पे आपको मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे कि मेरी क्या समस्या है और क्या मैं कैसे हेल्प करना चाहता हूँ, कैसे अपनी भी टाइम सेव करना चाहता हूँ, आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो बिगनिंग करते हैं। 54 क्वेश्चन स्पीड से करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या होता है, एग्जाम में जब जाना होता है तो 5 से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो आप मैथ और आपके साइंस या रीजनिंग के लिए समय बचा पाएंगे। यही स्किल होनी चाहिए लोगों का, और इसमें ज़्यादा बहुत आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन लोग गलती से क्या करते हैं, हाँ और ना, और थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन को बढ़ा के इसमें टाइम कंज्यूम कर देते हैं, जो नुकसान होता है कैंडिडेट का। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, एम.एन. राव। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अधूरा क्वेश्चन पूछते हैं। संविधान सभा हुआ तो सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद के क्वेश्चन मार के आ जाएंगे। लेकिन किसने रखा, ये गठन का प्रस्ताव की बात हो रही है। शुरुआत ये पूछा हुआ किस में है, आरआरसी ग्रुप डी 2022 का शिफ्ट 2 वाला प्रश्न में है। कई जगह आरआरसी की जगह पे आरआरबी भी मिलेगा, अभी टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा कई सुधार की भी गुंजाइश है। कई जगह शिफ्ट 1 का स्टेज 1, स्टेज 2, CBT 1, CBT 2 अलग अलग चीज़ मिलेगा। लेकिन अभी स्टेबलाइज होगा तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी। अभी नेट से लिया हुआ कॉपी है, इधर उधर से डाला हुआ है। तो लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि जब ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं ना, तो उसके नीचे आपका डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये सब ध्यान रखिएगा। यही सबसे अगला क्वेश्चन जो अगले एग्जाम में होता है, यहाँ से आता है। अब दूसरे की बात करते हैं। अंकित किए जाने वाले भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूल रूप से अनुच्छेद कितने थे। तो ऐसे प्रश्न गलती नहीं होते लोगों को, सबको पता है 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद में संशोधन बहुत सारी होती रहती है, कोई भी भाग जुड़ जाता है, कहीं अनुसूची जुड़ जाता है, ये 22 भाग 25 भाग हो जाएगा। ऐसा ऐसा कई जगह आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन ये ओरिजिनल की बात हो रही है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में इनमें से कौन सा गलत है। ये आरआरसी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है, 30/8/2022 का पेपर है। तो यहाँ पे आपका तीसरा नंबर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डी का ही आंसर दिया हुआ है। डी इसलिए है कि संविधान का नवीनता होना, ये चीज़ों को आपको ध्यान से देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा कि सब चीज़ों के बारे में क्या क्या अनुसूची और क्या क्या कहा जाता है, उससे बारे में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भारत के किस प्रकार की सरकार है, तो सबको पता है आपको, संसदीय सरकार है। लोकसभा, राज्यसभा, ये सबको संसद बोलते हैं, और प्रधानमंत्री मिलकर संसद बनाते हैं। ये प्रश्न आता है कई बार, बहुत बार आता है, रिपीट होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का संघीय स्वरूप का परिणाम स्वरूप कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय, यानी आप जानते हैं ये संघ, केंद्र, राज्य मतलब स्टेट, और स्थानीय नहीं, लोकल बॉडी, ये सबका है। तो ये सब चीज़ें तो सबको पता रहता है, लेकिन ध्यान देना है कि ये सब संविधान से बात किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। नहीं है यहाँ पे देखिएगा, नहीं है, हाँ वाला ना कर दीजिएगा। तानाशाही या सामंतशाही ये सब चीज़ें नहीं चलती है, बाकी चीज़ें और चलती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते वक्त नहीं और हाँ में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको भारतीय संघीय संविधान में इनमें से कौन सी विशेषता सही है, तो आपको सही के बारे में यहाँ पूछा है। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे क्या है, द्वैध शासन, इनमें से कौन सी विशेषता सही है, संघीय का लिए। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी और विशेषताओं के बारे में बाकी 5-6 भी विशेषता है, ये आपको आंसर में मिल गया। ऐसे ही और बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, अभी छोटा कर रहे हैं। भारतीय संविधान में किन देशों की विशेषता ली गई है, कितने देशों की ली गई है। तो यहाँ देखिए 10, कई जगह 12 भी मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में यहाँ नहीं है, कई सारे चीज़ें आपको
एकदम भी सब सब लिखे लगा, 10 देशों का डिटेल भी दिया हुआ है। एक आध और छूट जाता है तो वो चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि कई बार इधर उधर होते रहता है, थोड़े बहुत माइनर का। ऐसे जनरली ओरिजिनल रूप से 10 है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद आपके 125 में विधानसभा के लिए प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? 1925। समझिए कितना पुराना क्वेश्चन है। तो ये विट्ठल भाई पटेल, जिनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ये रखिएगा। उसके बाद आपका 10 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में विशेष विरुद्ध क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद के अनुसार कारखाने में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, कई बार आएंगे ना तो अनुच्छेद वगैरह वाला में भी ये प्रश्न मिलेगा। तो देखिए संविधान भी में भी ये मिलेगा, कई बार अनुच्छेद वाले पार्ट टॉपिक में भी मिलेगा। और अभी हम पढ़ रहे हैं जो आपका समझ ही रहे हैं, पॉलिटी टॉपिक है, पॉलिटी। तो पॉलिटी साइंस जो पॉलिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें आप बात करेंगे, जिसमें राजनीति तंत्र का जो क्वेश्चन है 1 से 2 चैप्टर में बिलोंग करता है। ये ध्यान रखिएगा, एक ही का नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये तो आपको पता है कि जब कारखाना में 14 वर्ष से कम होता है, वोट देने के लिए 18 वर्ष, शादी के लिए 21 वर्ष, ऐसे ऐसे चीज़ें जो है निर्धारित, उसको आपको याद रखना है। उसके बाद भारत में निम्नलिखित के संविधान के लिए सभा के लिए निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? यहाँ बदल गया क्वेश्चन और आंसर वही आ गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये 2000 का है, एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी का, उसमें एनटीपीसी भी आएगा। फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष किसने थे? जिसने संविधान का तैयार करने का कार्य किया था। तो सिंपल सी बात यहाँ आपको देखेंगे तो कौन थे? सबसे पहले आपको पहले ही देख लेते थे हम लोग आंसर ने कि ए में मसौदा कमेटी के लिए अध्यक्ष के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और अम्बेडकर जी का योगदान सबको जानता है। राजनीतिक व्यवस्था कौन सी विधा में राज्यों की व्यवस्था के लिए एक व्यापक राजनीतिक प्लान की एकजुट की थी? तो ये सारे प्रश्न वही है जो आप किताबों में पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पढ़ने से क्या अंतर पड़ता है? एक बार आपको जोड़ पड़ेगा कि संघवाद, प्रमुखवाद, लोकतंत्र, अखंडतावाद, ये सारे टॉपिक को अगर देखते जाएंगे ना तो आपके लिए समझ में आएगा कि एकदम बिल्कुल आसान सा यहाँ प्रश्न लग रहा है। लेकिन इशू क्या होता है जब एग्जाम में जाते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा टाइम ले लूँ। एग्जाम में क्या होता है, एक पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, दूसरा ज्योग्राफी का आता है, तीसरा इकोनॉमिक्स का आता है, चौथा मैथ आ जाता है, पांचवा साइंस आ जाता है, छठा जीके आ जाता है, आठवां में कोई और क्वेश्चन आ गया, क्रिकेट आ जाएगा, 8वें में हॉकी आ जाएगा, 9वें में आपका IPL आ जाएगा, फिर 10वें में आपका वर्ल्ड कप आ जाएगा, 15वें में विंबलडन आ जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, कैंडिडेट का कंसंट्रेशन भंग होता है, जिसके कारण से आपको प्रैक्टिस रहेगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाता है। यहाँ पढ़ना आसान है, वो आपके उसके लिए क्या होता है, टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपको देना होता है। मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन टेस्ट बेटर होता है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में फर्जीवाड़ा बहुत चलती है और फर्जी बहुत लोग करते हैं टाइम सेटिंग में, और वही क्वेश्चन का लेवल रिपीट करने में, बार बार एक ही क्वेश्चन को एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में कैरी करने में, ये सब चीज़ें। लेकिन ऑफलाइन टेस्ट जिनने अपना कर रखा है प्रैक्टिस के लिए, कागज़ों में, कागज़ पे कलम चलाया है, उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए तो ये सब चीज़ें बेसिक हो जाती है। चलिए बीच बीच में संवाद भी होते रहना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर है, देखिए अनुच्छेद का न्यायपालिका प्रकटीकरण से संबंधित क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 50 है ना अनुच्छेद, उसके बारे में यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अब 50 के आसपास 2-3 और होंगे। 50 के बारे में हो गया, 51 में क्या कहता है, 52 में क्या कहता है, 53 में क्या कहता है। एक बार मोटा मोटी ये पढ़ते रहते ना। 52 में आपका अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसमें 10 से 12 अनुच्छेद है ना, जो अनुच्छेद वाला टॉपिक में जाएंगे तो 10 से 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रिपीट करता है। उन अनुच्छेद को याद करना होगा, वो आप इसमें पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था में आगे जाके, तब उसमें आपको मिलता है। उसके बाद आपका है निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के अधिक स्तरों के अस्तित्व में सुपरिभाषित करता है। तो संघवाद देखिए कितने बार पहुंच चुका, 3 से 4 बार आ चुका, इतना ही में हर एग्जाम में बदल के क्वेश्चन रिपीट भी होता है। उसके बाद 16 नंबर में देखिएगा, 16 नंबर में फिर से संघवाद, उसी का प्रश्न का थोड़े से पैटर्न चेंज है, लेकिन प्रश्न एक ही है और 2 बार अलग अलग पूछा है, इसलिए 2 बार यहाँ आ गया। उसके बाद आपका स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष क्या थे, कितनी बार। एक एग्जाम नहीं, ये रेलवे का नहीं, बहुत सारे एग्जामों में कम से कम 50 बार पूछा हुआ रेलवे का क्वेश्चन है। तो सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई राजेंद्र प्रसाद जी का नाम कोई भूलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। स्वतंत्रता के संविधान सभा के अध्यक्ष वही थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, फिर रिपीट होगा।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ध्यान दे के चलना है। उसके बाद 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्विस्ट आने वाला है। 9 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ देखिए कहाँ आप बढ़िएगा, तो यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी हट जाते हैं, आता कौन सा है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये वाला ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है और लोग कह के बाहर करके आते हैं प्रश्न और कहते हैं कि मेरा प्रश्न सही है, लेकिन आंसर में प्रथम बैठक की बात हो रही है, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद इनमें से कौन सी भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य थे, देख लीजिए। तो ये आपका सिंपल सी बात आ जाता है, नहीं थे, 1 2 3 थे। अब तीनों का नाम आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, हालांकि बहुत जल्दी इसमें आपको दिखेगा नहीं, तो उसके लिए आपको ये सब सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। जैसे संविधान सभा के परमाणु समिति के कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंकर, अलदा कृष्णन अय्यर, एम कृष्णन मुंशी, मोहम्मद सफदुल्ला एवं एन माधवराव, जिसको मित्र के स्थान पे बोला जाता था, बदले गए थे। एन माधवराव जो BL मित्र के स्थान पे आए थे। TT ब्रह्मचारी जो DP खेलरलाल की मृत्यु के बाद से शुरू हुए थे। तो इसमें से अगर देखते हैं तो MB टक्कर कभी नहीं मिले थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरी आपकी व्याख्या है संविधान के लिए, जो मेंबर थे उनके लिए। संविधान सभा के परमाणु समिति के अध्यक्ष फिर वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन ये इसी में अगर प्रथम बैठक लग जाता तब प्रश्न का आंसर चेंज हो जाता, C गोपालचारी वाला हो जाता। उसके बाद आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थिति को संविधान का ऑब्जेक्टिव रिसोर्स के बारे में बात किया था, वो आ गया। तो यहाँ पे आपको दी होगा कैबिनेट वाला, कैबिनेट के लिए जब बैठी गई थी 13 सितंबर 1947 का। 1 मिनट, उसके बाद आगे देखेंगे, सारे प्रश्न उसी से लिया हुआ है। उसके बाद 23 में देखेंगे उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपके कितने वर्षों के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, समय के बारे में पूछा है। ये तो अनगिनत बार कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, कुछ 8 घंटे, कुछ वो भी है क्या, वो यहाँ नहीं है। तो 2 वर्ष का खाली यहाँ प्रश्न था, लेकिन ये पूरा ये वाला ये टॉपिक याद होता है। कई लोग तो इसके दिन के बाद घंटे में भी याद रखते हैं, मिनट सेकंड तो छोड़ दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, कई बार पूछा हुआ प्रश्न, जो आपको जवाहरलाल नेहरू के नाम से यहाँ पे आता है। उसके बाद लेके रक्षा मंत्री की बात पूछेगा तो आपके कुछ याद रखना है, बलदेव सिंह जी, बीबी गिरी, आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति वगैरह वगैरह सब प्रश्न जो प्रथम वाले होते हैं वो एक चैप्टर ही आपको पढ़ने के मिलता है। आप कई सारे बुक में पढ़ते हैं। भारत में प्रथम कौन, सबसे ऊंचा कौन, सबसे गहरा कौन, सबसे बड़ा कौन, ये सब टॉपिक जो बचपन में पढ़ते आए हैं उसी का रहता है। लेकिन उसको एग्जाम में जब पलटता है ना क्वेश्चन एक के बाद एक, वहाँ नहीं कर पाते हैं लोग, छूट जाते हैं कई बार, और अच्छे लोग तो जिन्होंने मिलता किया है कर ही लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहला कैबिनेट बजट किसने पेश किया था, कितनी बार आपने देखा होगा, हर लोग जानते हैं। इसमें आपका RK बनमुखम चेट्टी कब पेश किए थे, 26 नवंबर 1947 को, सॉरी। उसके बाद भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का मसौदा का गठन किया गया था। अब उसके बारे में पूछ दिया, उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ दिया कि कब गठन किया गया था। तो ये 47 कई बार मार देते हैं लोग, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 47 वाला में थोड़ा सा है। देखिए निर्माण का संविधान का, देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट नियुक्ति द्वारा आधार पर संविधान के निर्माण वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। लेकिन यहाँ पे कि उसकी बैठक की बात किया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, मसौदा तक एक गठन किया गया था संविधान सभा का, तैयार का मसौदा का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 29 अगस्त 1943 को एक पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा उसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया, जो सदस्यों की संख्या 7 थी और 7 सदस्यों का नाम ऊपर आपने देख रखा है। यानी सीधी सी बात है 29 अगस्त 46, और कई बार ये ऑप्शन 1946 दे देता है, ये 47 है, सॉरी। ये वाला जो आपका जुलाई 1946 मिलता है इसमें नहीं है, कई सारे क्लोज कंपटीशन में रहता है। तो यही क्वेश्चन हम करके आ जाते हैं और गलती होती है। ऐसे ऐसे देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को अब यहीं छोड़ता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा 28 नंबर का पहली बार किसने किया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए संविधान का भी आपका
एम.एन. राव ने विचार जिन्होंने रखा था पहली बार, एम.एन. राव ने। एक आध क्वेश्चन का आंसर भी गलत लग रहा है कई बार हमें। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? तो सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। एस.सी. मुखर्जी जी हैं। उसके बाद 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ध्यान दीजिएगा, अब तो 1947 तक 26 जनवरी क्या है, उसके पहले क्या कहा जाता था? बहुत बड़ा नया क्वेश्चन आया था और ये कई बार लोग कर रहे थे। इसको स्वतंत्रता दिवस किया जाता था, लेकिन बाद में इसे क्या बोला दिया गया, जब हमारा इस दिन संविधान लागू हो गया तो इसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, लेकिन कई बार लोग इसे उल्टा कर लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना 26 जनवरी को हम आज़ाद हुए थे, तो उनकी मन में ये सवाल बैठा रहता है कि उल्टा वाला तो नहीं है। उसके बाद आपको भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सब लोग जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं। उसके बाद भारत के सांप्रदायिक चुनाव, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है जो कभी भूलने वाला नहीं है, तो जिसको मार्लो मिटो अधिनियम 1909 कहा जाता है, इसमें शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1919 में रौलक टैग आया था, ये बेबल प्लान था, क्रिप्स मिशन 1945 था, और एक 1935 का भी आया था। और आपका गांधी रिविन सर्वाइवता 1930, 31, 32, 33 वाला था। उसके आसपास वाले भी चीज़ों में संविधान से तो नहीं जुड़ा, लेकिन उसके बाद जो विकास हो रहा था उसी समय हमारा संविधान विकास हो रहा था। यानी 1909 से लेके 1942, क्रिप्स मिशन तो बहुत मेच्योर स्टेज पे था। 1935 तक का जो सारा चीज़ें चला था ना, ये सारा हमारा संविधान का जड़ है। 1927 का कौन जानता है, सब लोग ये सारे चीज़ें हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज़ों को आप देख लेंगे ना, तो ये आपका एक टॉपिक जो संविधान का है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि बोलना ना पड़े। एक आपका एलपी टेक्नीशियन वाला ले रहे थे क्वेश्चन, किस संवैधानिक कानून के तहत माध्यम से भारत पाकिस्तान को 2 विभाजन में किए गए हैं? बहुत लोगों ने गलती किया था, मुझे पता है। मैं एग्ज़ाम सेंटर के आसपास था, लोगों से मिला था, तो बोल दिए ना भारत के विभाजन तो होगा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होगा या भारत विभाजन नियम होगा। तो बहुत लोगों ने विभाजन नियम कर लिया था, जो गलत है पूरी तरह से। ये आपका सही जवाब ये था, भारत विभाजन अधिनियम का जो पारित हुआ था, जिसको स्वतंत्रता अधिनियम था। तो यहाँ पे आपका आंसर बी होनी चाहिए, सी के बदले। कई जगह ये गलतियाँ है। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद हुआ है, भारत को विभाजन करने का कोई नियम ही नहीं पारित हुआ था। तो ये चीज़ें को लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग किए थे इंटरप्रेट, और अभी भी करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर जो नेट पे पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, भारत विभाजन अधिनियम, जबकि ये था आंसर बी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पारित हुआ था। तो चलिए, ये अच्छा आपके लिए रहेगा, आपका टॉपिक रहेगा, और कोशिश भी किया जाएगा कि आपको सारा चीज़ वेबसाइट पे मिल जाए, जिससे आप कभी खाली समय में बैठ के ये सारा चीज़ें पढ़ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।